नमस्कार, इंडिया न्यूज पर देख रहे हैं आप हरियाणा विशेष। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और रुक करते हैं इस वक्त की अहम खबरों का। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि कोरोना के केस सुनामी की तरह बढ़ रही हैं। जितना अनुमान लगाया जा रहा है उससे कहीं ज्यादा तेजी से कोरोना के मामलों में उछाल आया है। सीएम ने कहा है कि जब भी कोरोना से किसी की जान जाती है तो बहुत दुख होता है। बढ़ रहा है, इसकी जानकारी पूर्व अनुमानों से तो की जा सकती थी, लेकिन जितना अनुमान था उससे बहुत अधिक बढ़ रहा है। अगर वर्षा के दिनों में बाढ़ आए इसका अनुमान तो लगाया जा सकता है, लेकिन बाढ़ की बजाय सुनामी आ जाएगी इसका अनुमान नहीं था। यानी पिछली बार भी पहली जो लहर थी उस लहर में हमारा मैक्सिमम जो दिल्ली का आंकड़ा वो 3100 के लगभग गया था, लेकिन उसके बाद लगातार आवश्यकता जो बढ़ रही है उसके लिए भी हम तैयार हैं और लगातार उसके लिए पूरा डिपार्टमेंट, सारे हमारे ब्यूरोक्रेट्स, पूरी सरकार और एनजीओज, जनता वो भी पूरा सहयोग कर रही है। इसमें हमको जो थोड़ा सफलता की, जिसको कहना चाहिए कि एक अच्छी बात का जो संकेत है वो ये कि हमारा जो मोर्टेलिटी रेट है वो काफी कंट्रोल में है। बहुत से प्रांतों का तो मोर्टेलिटी रेट 3% तक भी गया है, लेकिन हमारा 1.1% जो पिछली बार था उस पहली लहर में अभी 0.88 है। अर्थात रेगुलर अब जो केसेस आ रहे हैं उसमें से ठीक पर्याप्त संख्या में हो रहे हैं। डेथ्स जो हो रही हैं उनका बहुत एक कष्ट है, एक दुख है। एक एक मृत्यु के पीछे जो मन का भाव यही जाता है कि जैसे परिवार का एक आदमी चला गया है। लेकिन बहुत सी व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं जो हमारे काबू में नहीं रहती हैं। तो वहीं जगह जगह से ऑक्सीजन के संकट की खबर सामने आ रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रदेश में ऑक्सीजन सप्लाई के नेटवर्क को तैयार करने का काम किया जा रहा है। सीएम ने बताया कि उन्होंने कई जिलों का दौरा भी किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कई जिलों में बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है। कई प्रकार के ऐसे संकट जो हमको देखने को मिल रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा संकट जो है वो हमारे सामने आया है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन, इतने सारे लोगों को मेडिकल ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी ये सोचा नहीं था। हालांकि ऑक्सीजन जो है कुल मिलाकर कमी नहीं है अगर हम देश भर की सारी बात करें, और मेडिकल एजुकेशन की, लिक्विड एक्वेशन की तो कमी है, लेकिन गैसियस फॉर्म में है हमारे पास। गैसियस फॉर्म की ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत है, और अगर दूर दराज के एरिया में ज्यादा अगर लिक्विड भी है तो वहां भी ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत काफी आ रही है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, फिर ले जाकर के उसके सिलेंडर्स में रिफिलिंग करना, फिर उसके माध्यम से हर एक इंडिविजुअल पेशेंट को सप्लाई पहुंचाना। तो इस नेटवर्क को तैयार करने के लिए लगातार हम लगे हुए हैं। मैं एक दिन पहले 5 स्थानों पर होके आया, और जो एक्सपेंशन के हमारे काम हैं या गैस सप्लाई के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसी को देखने के लिए गया था। नए बेड्स की व्यवस्था, ऑक्सीजन की सप्लाई, डॉक्टर्स की, जैसे फरीदाबाद के मेडिकल कॉलेज में जो 100 बेड का हॉस्पिटल शुरू होगा तो वहां आर्मी के लोगों ने कहा कि हम वहां के लिए डॉक्टर जितनी आवश्यकता होगी वो मैन पावर भेज देंगे। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं नर्सिंग स्टाफ के या मेडिकल कॉलेजेस में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं 4th ईयर के या जो इंटर्नशिप कर रहे हैं, उनको भी सबको हम लगा रहे हैं। साथ ही वॉलंटियर्स इस नाते से जो अपने आप को ऑफर करते हैं, रिटायर्ड लोग हैं, बाकी सब है, उनकी भी जगह जगह से जो हमको सप्लाई मिल रही है उनको उपयोग में ला रहे हैं। हमारी जो सरकारी व्यवस्था में IAS, IPS, HCS, HPS या IFS, इस नाते से भी बहुत से डॉक्टर्स हैं, MBBS हैं, MD हैं, जिन्होंने कोर्सेज किए हुए हैं लेकिन सर्विसेज में आ गए। उन सबको भी हमने कहा है कि इस समय में उनको भी वहां से निकाल करके और सेवाओं को लेने के लिए इसके अंदर लगाया जाए, उसकी भी योजना सारी बनी है। मुख्यमंत्री के जिस बयान को लेकर कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं उस पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। सीएम ने कहा है कि वो किसी भी बात को घुमाकर नहीं बोलते हैं, बल्कि जो आम बोलचाल में इस्तेमाल किया जाता है वही शब्द इस्तेमाल करते हैं। सीएम ने कहा कि ये वक्त वाद विवाद का नहीं है बल्कि संवाद का है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कोरोना से अगर एक भी व्यक्ति की मौत होती है तो उन्हें दुख होता है।
जिस प्रकार से मैं बातचीत यहाँ कर रहा हूँ, बहुत खुल करके बात करने का मेरा स्वभाव है। बहुत लाग लपेट करने का, चीजों को छुपाने का या भाषा को तोड़ मरोड़ बोलने का मेरा कभी स्वभाव नहीं रहा। बहुत एक जैसे गांव का आदमी बोलता है, इस तरीके से मैं अपनी बात को स्पष्ट कह देता हूं। उसी संदर्भ में मैंने ये कहा था कि इस समय हमारी चिंता है एक एक व्यक्ति की जान बचाने की, और उसकी जान बचेगी तभी हमको संतोष होगा। हमारे मानो हमारी किसी लाचारी के कारण से, हमारी व्यवस्था की कमी के कारण से अगर एक भी व्यक्ति की मृत्यु होती तो हमें बहुत दुख होता है। तो हम व्यवस्थाओं को बना रहे हैं, एक एक करके आगे कर रहे हैं। और मीडिया के मित्रों ने कुछ इस प्रकार के प्रश्न कर दिए कि आंकड़े नहीं मिल रहे, डाटा नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो उसमें से एक वाक्य मेरे मुंह से जरूर निकला, और वो कोई मैंने अपनी ओर से बोला ऐसा नहीं है। सामान्यतः लोग कहते हैं कि जो चला गया है अब उसको वापस नहीं ला सकते। तो मात्र इतनी बात थी कि हमारे शोर मचाने से कोई वापस आने वाला तो नहीं है। हम तो जो हमारे पास हैं, उपलब्ध हैं, उनका जिनकी बीमारी है उनको दूर करने के लिए एक एक व्यक्ति की हमको चिंता करनी है कि उसकी जान बचे। अभी साधारण सी बात को लेकर के और जिस प्रकार का एक बाउंडर खड़ा किया गया, हमारे कुछ ट्वीट मीडिया मित्र होते हैं तो उन्होंने उस प्रकार से चीजों को आगे बढ़ाया, कई चैनल पर भी एक दो जगह चल गया। मेरा निवेदन यही है कि हमारी संवेदनशीलता, उसको ध्यान करें कि हम क्या चाहते हैं। हमारे प्रयत्नों में कहीं भी कोई कमी आपको नहीं दिखेगी। हम अपने प्रयत्नों को इस ढंग से कर रहे हैं कि जैसा मेरा अपना परिवार है, और परिवार के एक व्यक्ति की भी अगर जान जाती है तो उसका सदमा, उसका दुख, ये हमको भी उतना ही है, कम नहीं होता है। तो इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमको आगे बढ़ने के लिए और सबके सहयोग की आवश्यकता है। आज विषय वाद विवाद का नहीं है, आज संवाद का है कि हम किस प्रकार से चीजों को आगे बढ़ाएं। आज हम सब मिलकर के और इस महामारी का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ें। सोनीपत के सेक्टर 15 में शमशान घाट में लाशों को जलाने के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। सोनीपत सिविल अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड में कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों को भर्ती होने के लिए कई घंटे इंतजार करना पड़ रहा है। सोनीपत से इस महामारी की चिंताजनक तस्वीरें सामने आई हैं। एक बुजुर्ग दंपति आइसोलेशन वार्ड में भर्ती होने के लिए सोनीपत सिविल अस्पताल पहुंचा, लेकिन उसको आइसोलेशन वार्ड में भर्ती होने के लिए कई घंटे इंतजार करना पड़ा। इसके चलते दंपति पार्क में ही तड़पता रहा। वहीं दूसरी तस्वीरें सोनीपत के सेक्टर 15 शमशान घाट की हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि लाशों का अंबार है। जिन कुंडों में दाह संस्कार होते हैं वहां पर दाह संस्कार के लिए जगह कम पड़ रही है और कच्चे में ही लाशों का दाह संस्कार हो रहा है। लोग आरोप लगा रहे हैं कि अस्पताल में उन्हें परेशानी हो रही है और ठीक से सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आइसोलेशन वार्ड का इंतजार, तो वहीं शमशान घाट में बुरा है हाल। ये सोनीपत सिविल हॉस्पिटल जो कि एक पेशेंट आए हुए हैं, ये करीबन 1.5 से 2 घंटे पहले आए थे और इनकी जो अभी हालत 1.5 से 2 घंटे बाद इतनी बुरी हो चुकी है कि ये ना तो बोल सकते ना हिल सकते, और ये इनकी वाइफ है, इनका रो रो के बुरा हाल है, और इनका कोई भी घर से इनका कोई भी मेंबर नहीं आ रखा। और डॉक्टर ने भी एक बार चेक करने के बाद में कोई इनका मतलब नहीं बताया कि इनको क्वारंटाइन करा जाएगा, इनको कोई मेडिसिन या कोई दवाई वगैरह कुछ नहीं दी गई है। 1.5 से 2 घंटा हो गया पेशेंट को पड़े हुए। हॉस्पिटल आई कोई सुनवाई नहीं है, बेकार सेवा है। यहाँ डॉक्टर चिल्ला के पड़ते हैं, सीएमओ से बात करो, सीएमओ बोलता है कि उससे बात करो। यहाँ कोई बच्चा नहीं है, यहाँ पेशेंट मरण लग रहे दम तोड़ के, कह रहे जगह नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। फोन करवाते हैं सिफारिश से तो फटाफट काम हो जाते हैं यहाँ पे। आप कोरोना पॉजिटिव हो? मेरी गुड़िया है, 8 घंटे हो गए मुझे यहाँ वेट करते करते। लड़ाई झगड़ा, शीशे तोड़ने की धमकी दी है, तब जाके इन्होंने कभी गुड़िया को हाथ लगाया। अब एडमिट कर लिया? एडमिट तो फिर भी नहीं कर रहे, कह रहे यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, और जो बच्चा यहाँ आएगा वो मर के ही जाएगा, क्योंकि केयर तो कर नहीं रहे। तो इससे अच्छा अपने बच्चे को घर ही ले जाए, मरेगा कम से कम ये तो है कि संतुष्टि के हमारा घर पे मरा है। यहाँ तो लापरवाही से तो नहीं मरेगा ना। आप 2 दिन से घूम रहे हो? 3 दिन हो गए आज, 3 दिन से 11:30 बजे की धक्के खा रही हूँ और 8 घंटे अब वेट करिए। लड़ झगड़ के जब अभी भी लड़की को पूरा चेकअप नहीं करा इन्होंने। आज सर कम से कम भी 25 से 30 बॉडी आ चुकी है। कोविड की ज़्यादा आई है हमारे पास,
नॉर्मल बोडियाँ थोड़ी कम आ रही वेट करना पड़ रहा आज हाँ जी आज वेट करना पड़ रहा है यहाँ पे। वेट सर यहाँ वेटिंग ही वेटिंग है। जल्दबाजी में हमारे यहाँ कर्मचारी मेंबर भी खुद करवा रहे हैं काम। आचार्य तो लग ही रहे हैं, पंडित भी है नहीं है, तब भी हम लोग मिलके काम करवा रहे हैं। पीछे में कम से कम 6 से 7 लाशें जल रही हैं, जहाँ पे हमें मजबूरी थी कि ये 30 कुंड भरे पड़े हैं, 30 के अलावा भी पीछे 6-7 हैं। तो ये कुछ कल की बॉडियाँ हैं, उनकी भी अब सफाई शुरू कर दी है। हर दिन एक बॉडी के जो फूल हैं वो अगले दिन उठा लिए जाएंगे और थैली भर के रख दिए जाएंगे। कोरोना काल चल रहा है, हमें बहुत मजबूरी हो रही है। मजबूरी के कारण हम लोग थैली में फूलों को बांध के और उनके कुंड के नंबर लिख देंगे। सर हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, जब कोरोना काल नहीं था हाँ जी सर, तब कितने सवाल थे? कितने शवहर हो जाते थे और अब कितने सवाल गए? तब 5 से 10 मैक्सिमम, तो कई दिन 4-4 दिन खाली भी चले जाते थे। 6-6 दिन कोई लाश नहीं आती अब थी। क्या स्थिति है? अब स्थिति ये हो रही है कि लाशें वेटिंग कर रही है, लाशें मिल नहीं रही हैं, परिवार बाहर बिलक रहे हैं। उनको सुबह से 10 बजे से बंदा लगा है, अब संस्कार होगा। हरियाणा में ऑक्सीजन की कमी, बेड न मिलने की समस्या से निपटने के लिए राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। चंडीगढ़ में हरियाणा सिविल सचिवालय के 8वें फ्लोर पर इसे बनाया गया है, जिस पर 24 घंटे कर्मचारी काम करते हैं। कंट्रोल रूम सोमवार दोपहर स्थापित किया गया था और इस पर आज दोपहर तक करीब 20 शिकायत आई हैं। कोरोना की पल दर पल बदलती परिस्थितियों को लेकर सरकार और प्रशासन लगातार दिन रात काम कर रहा है। ऐसे में किसी भी व्यक्ति को ऑक्सीजन या बेड की जरूरत है और उसकी वजह से उसकी जान न जाए, इसको लेकर चंडीगढ़ सिविल सचिवालय की 8वीं मंजिल पर यह स्टेट ऑक्सीजन कंट्रोल रूम जो है उसे बनाया गया है। इस कंट्रोल रूम का महत्वपूर्ण काम यह है कि प्रदेश के अलग अलग इलाकों से जो भी कॉल्स, एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है जिसके तहत जो है प्रदेश के अलग अलग कोनों से जो भी कॉल्स आ रहे हैं उसके तहत जो है उसको रिस्पॉन्ड करते हुए व्यक्ति को अगर ऑक्सीजन की जरूरत है, अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है या फिर व्यक्ति को ऑक्सीजन की जरूरत है या बेड की जरूरत है, उसको यहां पर जो है उस कंप्लेंट को दर्ज किया जाता है और उसके बाद उसको आगे फोर्थ एक्शन के लिए जो नोडल ऑफिसर्स हैं या फिर कंसर्न डीसीज हैं उनको भेजा जाता है। करण जी, क्या किस तरह से ये प्रक्रिया है? कंट्रोल रूम कब स्थापित किया गया है और इसके तहत कितनी कॉल्स जो है रिसीव की गई हैं? क्या कुछ उसका निपटान किया? कंट्रोल रूम पिछले 4 दिन से काम कर रहा है 24/7। 3 शिफ्ट्स हैं जिसमें 8-8 घंटे का 3 शिफ्ट हैं। तीनों शिफ्टों में जितनी कॉल्स आती हैं ऑक्सीजन को लेके, बेड्स को लेके या हॉस्पिटलाइजेशन को लेके, उनको इस लेवल से कंसर्न डिप्टी कमिश्नर्स जो होते हैं वहाँ मैसेज कन्वे किया जाता है। वो आगे पेशेंट तक अटेंड करते हैं। अगर एडमिशन की जरूरत है एडमिशन करवाया जाता है, ऑक्सीजन की जरूरत है तो ऑक्सीजन सप्लाई भी दी जाती है। टोटल आंकड़ों का जहाँ तक के सवाल है तो सुबह 6 से अब तक तकरीबन मोर देन 20 कॉल्स हमने रिसीव की है और सभी समस्याओं को सॉर्ट आउट भी किया है। ये एक प्रक्रिया है, एक ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया है कि जहां पर आपको एक पेशेंट कॉल कर रहा है या अस्पताल कॉल रहा है कि ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है। ऐसी परिस्थिति में आप नोट डाउन कर रहे हैं, सुबह से आपके पास 20 कॉल आ चुके हैं, तो निपटान कब तक हो जाता है? क्या आप इसका फीडबैक लेते हैं कि क्या बेड मिल गया, जिस व्यक्ति ने कॉल किया था या किसी रिलेटिव ने कॉल किया था उसको बेड मिल गया या ऑक्सीजन मिल गई, इसका कोई फीडबैक भी लिया जाता है? जी हाँ, साथ ही लिया जाता है। 15-20 मिनट आधा घंटा बाद डिप्टी कमिश्नर के यहाँ से भी लिया जाता है। कंसर्न पर्सन जो कॉल करता है उनसे भी पूछा जाता है कि जो उनकी ग्रीवेंसीज है वो रिड्रेस हुई है कि नहीं हुई है। एंड मोस्ट ऑफ दी जो ग्रीवेंसीज है हैज ऑलरेडी बीन रिड्रेस्ड। मैं देख सकता हूं आप मीडिया पर भी लगातार नजर जो है वो रखे हुए, चैनल्स पर भी आप लगातार, अगर इस तरह की खबरें आती हैं कि यहाँ पर कोई मरीज है या उस पर भी एक्शन लिया जाता है या उसको रिजॉल्व किया जाता है? जी, अगर ऐसा कोई मामला नोटिस में आया है या आता है तो वी विल टेक एक्शन अकॉर्डिंगली। ये स्टेट कंट्रोल ऑक्सीजन कंट्रोल रूम यहां पर बनाया गया। आप देख सकते हैं सुबह से अभी तक की कॉल्स की सूची है और ज्यादातर, करण जी आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, कहां से कॉल्स ज्यादा आ रहे हैं? गुरुग्राम, फरीदाबाद या बाकी जगह? ज्यादा कॉल गुड़गांव और फरीदाबाद से है। माइट पॉसिबल वहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है और कोविड स्प्रेड का रीजन ही प्रॉपर डिस्टेंस या SOPs को फॉलो ना कर पाने की वजह से हो रहा है, तो माइट पॉसिबल ये फरीदाबाद और गुड़गांव से ज्यादा कॉल्स। आप देख सकते हैं गुरुग्राम, यहाँ पर अलग अलग जीन सिटी, जीन सिविल हॉस्पिटल और तमाम पानीपत हॉस्पिटल है, तमाम हॉस्पिटल्स हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कमेंट्स में जिन जिन डीसीज के साथ या फिर जिन नोडल ऑफिसर्स के साथ बात हुई है उसके बारे में भी रखा गया है। और साथ ही साथ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो फीडबैक है उसे लिया जा रहा है ताकि
जो व्यक्ति समस्या में है, जो परिवार समस्या में है, कोई रिलेटिव कॉल कर रहा है कि मेरे पेशेंट के पास ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं मिल पा रहा, उसको तुरंत प्रभाव से प्रशासनिक अमले की मदद के साथ जो है उसे रिजॉल्व करने का काम किया जा रहा है। ऐसी परिस्थितियों में सरकार और प्रशासन लगातार काम कर रहा है। आपसे भी इंडिया न्यूज हरियाणा लगातार एक ही अपील करता है कि मास्क लगाकर रखें, 2 गज की दूरी बनाकर रखें और साथ ही साथ टीकाकरण जरूर कराएं। कैमरा पर्सन शशांक के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों का सिलसिला एक बार फिर आगे बढ़ाते हैं। आपको बता दें कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कारण बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए करनाल जिला प्रशासन ने ऑक्सीजन ऑन व्हील यानी कि ऑक्सीजन बैंक की स्थापना करके एक नई पहल की है। सरकारी अस्पतालों के साथ साथ अब प्राइवेट अस्पतालों में भी ऑक्सीजन की कोई भी कमी नहीं रहेगी। हर अस्पताल को प्रत्येक दिन पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध होगा। तो वहीं उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने लघु सचिवालय परिसर में मिशन ऑक्सीजन ऑन व्हील के तहत वाहन को रवाना किया और कहा कि करनाल जिला में प्रत्येक दिन रुड़की प्लांट से ऑक्सीजन सिलेंडर से भरा हुआ एक ट्रक मिलता है जिसकी क्षमता 3000 किलो होती है। उन्होंने बताया कि कई बार रुड़की से गाड़ी सुबह की बजाय शाम को आती है जिसके कारण ऑक्सीजन का संकट बन जाता है। इस समस्या से निदान के लिए प्रशासन द्वारा ऑक्सीजन ऑन व्हील की शुरुआत की गई है। ये गाड़ी सामान्य नागरिक अस्पताल में 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। गाड़ी में 50 सिलेंडर रखे गए हैं। भविष्य में इसकी क्षमता 100 सिलेंडर तक कर दी जाएगी। आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि फरीदाबाद में एक नवविवाहित ने पति की हैवानियत से तंग आकर फांसी लगा ली। फरीदाबाद के सेक्टर 22 में रहने वाले मृतका के पिता के मुताबिक बीते 15 मार्च को ही उनकी बेटी मेघा की शादी फरीदाबाद के सेक्टर 15 में रहने वाले अचल केसरिया के साथ हुई थी। उनके मुताबिक अचल अमेरिका में रहता था और शादी के बाद उसने उनकी बेटी को यूएसए में ही रहने की जज्बात सपने दिखाए, लेकिन 1.5 महीने में ही उसकी हैवानियत से परेशान होकर उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली। अब वो चाहते हैं कि जिस तरह से उनकी बेटी ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या की है उसी प्रकार से पति को भी फांसी लगनी चाहिए। शादी के बाद पति पत्नी हनीमून के लिए गए थे, लेकिन उसके पति के दिमाग में जो हैवानियत का खेल चल रहा था वह मेघा को पता नहीं था। हनीमून के नाम पर शैतान दिमाग पति ने मेघा की अश्लील वीडियो बना ली और अपनी पत्नी मेघा से अमेरिका में कार और मकान खरीदने के नाम पर पैसों की डिमांड करने लगा। इतना ही नहीं, मृतका के पिता के मुताबिक शादी के 1-2 दिन तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन बाद में उसका पति उससे तरह तरह से प्रताड़ित करने लगा। आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि कैथल के जिला परिषद कार्यालय में कुछ लोगों ने आरोप लगाया है कि अवैध रूप से वहां पर निर्माण चल रहा है। उसकी शिकायत कई बार वह कर चुके हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह कि अवैध निर्माण के लिए बिजली भी अवैध रूप से लगाई जा रही है। पहले भी इसकी शिकायत की जा चुकी है और मीटर भी अवैध रूप से लगाया गया था, तो उसको बिजली विभाग ने उतार दिया था। लेकिन मीटर उतारने के बाद भी वह लोग बिजली चोरी कर रहे हैं। डायरेक्टर तार लगाकर बिजली चोरी कर रहे हैं। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि बिजली विभाग की मिलीभगत से ये बिजली चोरी हो रही है। फिलहाल हरियाणा विशेष में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। धन्यवाद।